नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं खबरदार। आज देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगभग 1 लाख के करीब पहुंच रहा है। आज सुबह 8 बजे की बात करें तो 96,000 को पार कर चुका था ये, और इस सब के बीच लॉकडाउन के चौथे चरण के पहले दिन में हम पहुंच चुके हैं, जिसमें बहुत सारी रियायतें भी हमें देखने के लिए मिली। सड़कों पर जैम जैसा मंजर भी देखने को मिला। इसका सीधा ये मतलब है कि अब तक सरकार कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में हम सबको बंद करके रख रही थी, लेकिन अब आने वाले दिनों में आपको खुद अपना ख्याल भी रखना पड़ेगा, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। बाहर जा रहे हैं तो इस तरीके से मास्क लगाने का ख्याल। बहुत सारी तस्वीरें आज सामने आई जिनमें मजदूरों की पीड़ा भी एक बार फिर सामने आई। अलग अलग इलाकों से किस तरीके से मजदूर अब भी जद्दोजहद में जुटे हुए हैं कि वो अपने अपने घरों तक पहुंच जाएं। एग्जिट प्लान कैसा होगा, ये सबके मन में सवाल उठता है। तो जो चौथे चरण की शुरुआत हुई है लॉकडाउन की, उसमें जिस तरह की रियायतें मिली हैं, उसके साथ सवाल यह भी खड़ा हुआ, क्या यही भारत का एग्जिट प्लान होने वाला है? हम आपको विस्तार से एक रिपोर्ट दिखाते हैं जो देखना आपके लिए इसीलिए जरूरी है क्योंकि लॉकडाउन 4 यानी लॉकडाउन 4.0 की सारी रियायतें और उसका पूरा खाका आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझने को मिलेगा। दिल्ली के मशहूर बंगाली मार्केट में खुली मिठाई की दुकान बता रही है कि लॉकडाउन 4 में जिंदगी के थोड़े रंग शामिल हैं। लॉकडाउन 4 31 मई तक रहना है और इस बार राज्यों को सावधानी के साथ कई रियायतों को देने की छूट दी गई है। इसका नतीजा है कि दिल्ली में 10,000 से ज्यादा संक्रमण के मामले होने के बावजूद कामकाज खुलता दिख रहा है। दिल्ली सरकार ने अपनी जो गाइडलाइन जारी की है उसके तहत ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा को 1 यात्री और टैक्सी को 2 यात्रियों के साथ इजाजत दी गई है। मैक्सी कैब और आरटीवी को 5-5 यात्रियों के साथ खोलने की मंजूरी होगी। बस सेवा 20 यात्रियों के साथ चल सकेगी। दुकानें ऑड इवन के नियम के साथ खुलेंगी और सैलून और स्पा अभी बंद रहेंगे। दिल्ली बॉर्डर पर मेडिकल स्टाफ के लिए कोई रोक टोक नहीं होगी। पिछले कुछ दिनों में देखा गया कि बॉर्डर के ऊपर नर्सेज को, डॉक्टर्स को रोक दिया गया। केंद्र सरकार ने भी ये आदेश दिए हैं कि बॉर्डर के ऊपर डॉक्टर्स को, मेडिकल प्रोफेशनल्स को, नर्सेज को, पैरामेडिकल स्टाफ को, सैनिटेशन पे काम करने वालों को, एम्बुलेंस को, इनको बिना रोक टोक के अलाउ किया जाएगा। और बॉर्डर के ऊपर इंटरस्टेट मूवमेंट के लिए गुड्स और कार्गो के ट्रक्स जो हैं, चाहे वो खाली ट्रक हों चाहे सामान से भरे हुए हों, उनको सबको अलाउ किया जाएगा। व्हीकल्स और इंडिविजुअल्स का मूवमेंट अलाउड होगा पूरे दिल्ली में। 4 व्हीलर्स के अंदर 2 पैसेंजर से ज़्यादा अलाउड नहीं होंगे और 2 व्हीलर के ऊपर पीछे बैठ के सवारी अलाउड नहीं होगी, पीछे पिलियन राइडर अलाउड नहीं होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी ऐलान किया कि कंटेनमेंट जोन के बाहर 21 मई से पश्चिम बंगाल में सारे बड़े स्टोर खुल जाएंगे। 21 मई से ही एक से दूसरे जिले में बसें चलने लगेंगी। 27 मई से ऑटो रिक्शा चलेंगे, लेकिन 2 सवारी से ज्यादा नहीं बिठा सकते। रेहड़ी पटरी वालों को ऑड इवन नियम के साथ दुकानें खोलने की इजाजत है। सरकारी और निजी दफ्तर 50% क्षमता से खुलेंगे। सैलून और ब्यूटी पार्लर अच्छी तरह सैनिटाइजेशन के बाद खुलेंगे, लेकिन रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। बंगाल में रात का कर्फ्यू भी लागू नहीं होगा। বড় দোকানগুলো খুলে যাবে সব 21 তারিখ থেকে, বড় মাঝারি ছোট। আর হকার্স, যেগুলো হকারদের মার্কেট আছে বা হকার্সরা যেখানে বসে, সেখানে পুলিশ আর কলকাতা কর্পোরেশন, হাওড়া কর্পোরেশন এগুলো কথা বলে একটা প্ল্যান এরা ঠিক করবে। बंगाल के अलावा पंजाब और हरियाणा में भी नई गाइडलाइन जारी की गई है। पंजाब की बात करें तो शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक का कर्फ्यू हटा लिया गया है, लेकिन लॉकडाउन जारी रहेगा। एक से दूसरे जिले में बसों की आवाजाही की इजाजत होगी। दफ्तरों और बाजारों में जाने के लिए पास की जरूरत नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर नाई की दुकानें और खाने की दुकानें खुल जाएंगी। दूसरी तरफ हरियाणा ने भी गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक कंटेनमेंट जोन के बाहर सारे बाजार खुल जाएंगे। मंगलवार को अंतर्राज्यीय बसें चलने लगेंगी। 6,000 कैदियों की पैरोल अगले 6 हफ्ते के लिए बढ़ा दी गई है। लॉकडाउन 4 सोमवार से लागू हुआ है और अब धीरे धीरे करके सभी राज्य रियायतों पर अपने फैसले ले चुके हैं या 1-2 दिनों में लेने वाले हैं। भारत सरकार ने जो
गाइडलाइन दिया है सबका हम लोग कड़ाई से पालन कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर में काम चल रहे हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसका संग्रहण का काम चल रहा है। हमारे यहाँ 30 लाख से अधिक मजदूर मनरेगा में काम कर रहे हैं, 80% से अधिक उद्योग खोल चुके हैं। ये बात अलग है कि पूरी क्षमता के साथ अभी वो काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि डिमांड के हिसाब से ही उसके प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि सिनेमा हॉल है, थिएटर है, स्कूल है, कॉलेजेज है, ऐसी जो एक्टिविटीयां ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं वो अभी आपको बंद रखना पड़ेगा, तभी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर पाएंगे। खोलने का मतलब ये नहीं कि खोलने के बाद में तमाम तरह से भीड़ इकट्ठी होने लग जाएगी, वो नहीं होने देंगे। केरल ने अपने राज्यों में जो रियायतें दी हैं, उसके तहत जिलों के भीतर 50% क्षमता के साथ सार्वजनिक वाहन चलेंगे। बसों में यात्री खड़े होकर यात्रा नहीं कर पाएंगे। टैक्सी में अधिकतम 2 यात्री रहेंगे। ऑटो रिक्शा में परिवार के साथ 3 नहीं तो 1 यात्री होगा। मोटरसाइकिल पर 2 यात्री तभी जा सकेंगे अगर वो एक ही परिवार के हों। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में 50% दुकानें खुलेंगी। बिना एसी की नाई की दुकानें खुल पाएंगी। सरकारी दफ्तरों में 50% क्षमता रहेगी। सुबह की सैर और साइकिलिंग की छूट है, लेकिन रविवार को पूर्ण लॉकडाउन होगा। इसी तरह कर्नाटक में सभी दुकानें खुलेंगी, ऑटो और टैक्सी चलेंगी, नाई की दुकानें भी खुलेंगी, पार्क खुलेंगे, सड़क के किनारे लगने वाले खाने पीने के स्टॉल खुल जाएंगे। तमिलनाडु ने अपने राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया है। 12 जिलों में कोई नई छूट नहीं मिलेगी, जबकि 25 जिलों में आर्थिक गतिविधियां शुरू होंगी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आर्थिक गतिविधियां शुरू हो रही हैं, तो यह संकेत साफ है कि अब इनके साथ जीने की आदत डालने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं। दिल्ली से अशोक सिंघल और पंकज के साथ चंडीगढ़ से मंजीत, चेन्नई से शालिनी, अहमदाबाद से गोपी घांगर और बेंगलुरु से नोलन के साथ आज तक ब्यूरो। संक्रमण से सबसे अधिक जूझ रहे राज्य की बात भी आपको बता देते हैं, जो कि है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने फैसला किया है कि किसी भी तरह की अतिरिक्त रियायतें नहीं दी जाएंगी। बाकी जगहों पर हमने देखा है किस तरीके से जिंदगी थोड़ी थोड़ी खुल रही है, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा नहीं होगा। उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कहा है कि रेड जोन में जो फैक्ट्रीज बाकी इलाकों में अगर खुल रहे हैं, महाराष्ट्र में ऐसा नहीं होगा। ऑरेंज जोन में भी किसी तरह की रियायतें नहीं दी जाएंगी। साथ में उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि लॉकडाउन कब खुलेगा ये तो कोई नहीं बताया जा सकता है, लेकिन जब मामले कम होने लगेंगे तब इस पर फैसला लिया जा सकता है। रेड, ऑरेंज, ग्रीन, रेड मध्ये सुद्धा कंटेनमेंट एरिया हे असे जे काही आपण विभाग केलेले आहेत। ग्रीन झोन मध्ये आपण हळूवारपणाने जवळपास सगळं काही उघडायला परवानगी दिलेली आहे, ती अजूनही देत आहोत। आणखीनही तिथले निर्बंध हे येत्या काही काळामध्ये आपण आणखीन शिथिल करतो आहोत। ऑरेंज झोन मध्ये सुद्धा ही शिथिलता आणलेली आहे। रेड झोन मध्ये विशेषतः कंटेनमेंट एरिया आहे, तिथे मात्र अजूनही आपल्याला शिथिलीकरण करणं हे परवडणार नाही, नक्कीच नाहीये। आपको दूसरे राज्यों की भी जरा हम गाइडलाइंस आपको बता देते हैं, क्योंकि बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में क्या किया जा रहा है वो भी जानना जरूरी है। तो बिहार ने ये फैसला किया है, देखिए कि जो इलाके कंटेनमेंट जोन और रेड जोन से बाहर है वहां पर कपड़े की दुकानें खुल जाएंगी। ये एसेंशियल कमोडिटीज में नहीं आते थे, तो पहले इनको लेकर फैसला नहीं था, लेकिन अब इनको लेकर फैसला है। साथ ही उड़ीसा ने यह तय किया है कि जो अंतरराज्यीय बसें हैं उनको लेकर उन्हें आने जाने की राहत दे दी गई है। और मध्य प्रदेश ने कहा है कि ये अलग अलग जोन्स नहीं उसके लिए रहेंगे, मध्य प्रदेश के हिसाब से जोन्स रहेंगे या तो रेड और या तो ग्रीन। लेकिन हम आपको कुछ और अहम आंकड़े दिखाते हैं। हम आंकड़े वो दिखाते हैं आपको कि लॉकडाउन 1 में हम किस परिस्थिति में खड़े थे और आज लॉकडाउन 4 के पहले दिन हम कहां पर खड़े हैं। आंकड़े के हिसाब से तुलना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और वो जो आंकड़े हमारे सामने हैं वो कहते हैं कि लॉकडाउन 1 के समय 25 मार्च कोविड-19 के केस थे 606। आज सुबह अगर हम देखें तो 96,000 पार कर गए थे, लेकिन ये 17 मई लॉकडाउन 3 के खत्म होने का दिन 90,927। रिकवरी दर 7% थी, लेकिन आज की डेट में रिकवरी दर है 37.5%। केसों की दैनिक वृद्धि दर जो थी वो 15% थी, अब वो घटकर 5.8% है। केस में मृत्यु दर 2.8% से 3.15% पर है। और प्रभावित जिले जो पहले 250 थे वो प्रभावित जिले आज 550 हैं। यहां पर हमें यह भी देखना होगा कि लॉकडाउन 1 से लेकर लॉकडाउन 3 तक आते आते
भारत कितना बदला है, किस तरह के हैं वो आंकड़े। लॉकडाउन के 3 चरणों में हर दिन जुड़ने वाले नए मामलों का औसत आंकड़ा लगातार हर लॉकडाउन में बढ़ता गया है। लॉकडाउन 3 में लॉकडाउन 1 के मुकाबले 6 गुना ज्यादा केस हर दिन जुड़े। हालांकि हर रोज कोरोना के मामले बढ़ने की रफ्तार हर लॉकडाउन के साथ धीमी हुई और लॉकडाउन के दूसरे और तीसरे चरण में हर रोज केस बढ़ने की दर लॉकडाउन 1 के मुकाबले आधी रही। यही ट्रेंड मौतों के आंकड़े को लेकर भी है। हर दिन दर्ज होने वाली मौतों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन बढ़ोतरी की रफ्तार धीमी हुई है। सभी यूरोपीय देश जिन्होंने सख्त लॉकडाउन लागू किया, उन्होंने लॉकडाउन खोलने से पहले हर रोज दर्ज होने वाले केसों की संख्या में गिरावट देखी थी। यूनाइटेड किंगडम का लॉकडाउन भारतीय लॉकडाउन के आसपास शुरू हुआ था। तब यूके में लॉकडाउन लागू हुआ तो वहां 11,000 से अधिक केस रिपोर्ट हो चुके थे। वहीं भारत ने 570 केस आने पर ही लॉकडाउन शुरू कर दिया था। यहां यह तर्क दिया जा सकता है कि यूके लॉकडाउन लागू करने से पहले ही कोरोना के पीक के नजदीक पहुंचना शुरू हो गया था। दोनों देशों की तुलना की जाए तो लॉकडाउन में यूके में हर दिन दर्ज किए जाने वाले मामलों की संख्या में लगातार गिरावट आई, जबकि भारत में ऐसा नहीं हुआ। लेकिन यूके में भारत की तुलना में मौत का आंकड़ा ज्यादा रहा। ऐसे में भारत के लिए यह कड़वी सच्चाई है कि संक्रमण का कर्व फ्लैट होने से पहले ही हमें गतिविधियां शुरू करनी पड़ रही हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था को भी संभालना है। तो भारत जो लॉकडाउन के चौथे चरण के पहले दिन पहुंचा है तो बहुत सारी रियायतें, और सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में, महाराष्ट्र को अगर छोड़ दें तो बाकी सभी हिस्सों में हम देख रहे हैं कि उन रियायतों का ऐलान किया गया है। यानी अब संभल कर चलना है। इसीलिए भी क्योंकि अगर हम टेस्टिंग के रेट को देख लें, शुरुआत से पहले दिन से भारत की टेस्टिंग के दर को लेकर कई सवाल उठाए गए हैं। इसीलिए आज ये जान लेना भी जरूरी हो जाता है कि भारत जो टेस्ट कर रहा है कोरोना के, वो कितने कर रहा है। दुनिया के सबसे अधिक प्रभावित देशों में टेस्ट किए गए हर 1000 लोगों में से 1 से लेकर 6 लोग पॉजिटिव निकले हैं। इनमें स्पेन और अमेरिका में कोरोना पॉजिटिव निकलने वालों की दर ज्यादा है। दुनिया में कम से कम 10,000 केस वाले 46 देशों में भारत शामिल है। लेकिन भारत उन देशों में है जहां कोरोना के फैलने के आंकड़े दूसरों के मुकाबले कम हैं। इन 46 देशों में सिर्फ चीन और इंडोनेशिया ही ऐसे हैं जहां कोरोना फैलने की दर भारत से कम है। भारत ने हर 1 लाख की आबादी पर 7 कोरोना मामले रिपोर्ट किए हैं। चीन और इंडोनेशिया में यह संख्या 6 है, जबकि स्पेन में हर 1 लाख की आबादी पर 591 केस दर्ज हुए हैं और अमेरिका में यह आंकड़ा 456 है। भारत में केस की संख्या कम होने की कई वजह हो सकती हैं। एक वजह यह हो सकती है कि यहाँ नियंत्रण के बेहतर उपाय हैं, और दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि भारत में टेस्टिंग रेट कम है। भारत ने अपनी आबादी के अनुपात में बहुत कम टेस्ट किए हैं। दुनिया में सिर्फ 4 देश यानी मेक्सिको, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और मिस्र ही ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आबादी के अनुपात में भारत की तुलना में कम टेस्ट किए। भारत ने अपनी सिर्फ 0.15% आबादी का ही टेस्ट किया है। भारत में संक्रमण की असल स्थिति का पता लगाने के लिए सर्वे तो होंगे, लेकिन दुनिया भर की स्टडीज ये इशारा कर रही हैं कि अब तक जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं उनकी तुलना में भारत की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा पहले से ही संक्रमित हो चुका होगा। ऐसे में लगता है कि भारत को वायरस के साथ रहना सीखना होगा और इसके लिए भारत को खुद को तैयार करना होगा। लेकिन अब देखिए कि वायरस का जन्म कहां पर हुआ था। चीन से हमेशा उस देश की तुलना हुई जहां पर वायरस का संक्रमण उसके बाद शुरू हुआ और उससे ज्यादा संक्रमितों के आंकड़े पहुंच गए। वैसे जहां तक भारत और चीन का सवाल है तो इन 2 देशों की तुलना तो आजकल हर मुद्दे पर हो रही है, और सबसे बड़ा मुद्दा तो ये कि मेड इन चाइना की जगह मेड इन इंडिया लेगा कि नहीं। लेकिन इसमें कोरोना के खिलाफ लड़ाई भी उतनी ही अहम हो जाती है। तो चीन के मुकाबले कहां पर खड़े हैं हम? देखिए, भारत में कोरोना वायरस के प्रकोप की शुरुआत काफी धीमी रही थी। चीन से तुलना करें तो भी भारत में संक्रमण की दर काफी धीमी थी और रिकवरी रेट यानी मरीजों के ठीक होने की दर अच्छी थी। लेकिन मई आते आते यह स्थिति उलट गई। शुरुआती 45 दिनों में करीब 100 केस सामने आए थे। हालांकि सिर्फ मई के शुरुआती 15 दिनों में कोरोना वायरस के 45,000 नए मामले जुड़ गए। चीन में 10,000 केस होने में 76 दिन लगे थे, भारत को 75 दिन लगे। इसके बाद चीन में संक्रमण बहुत तेजी से फैला। अगले 3 दिन में आंकड़ा 20,000 तक पहुंचा
98 दिनों में चीन में कोरोना के 50,000 मामले हुए और 106 दिन होते होते आंकड़ा 80,000 को पार कर गया और फिर यह रफ्तार धीमी हो गई। लेकिन भारत में आंकड़े बढ़ते चले गए और 1 लाख के करीब पहुंचने के बाद भी संक्रमण का ग्राफ नीचे गिरता दिखाई नहीं दे रहा। भारत में अब भी कोरोना के केस तेजी से दोगुने हो रहे हैं। हालांकि रिकवरी रेट यानी कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने के मामले में भारत की तस्वीर थोड़ी अच्छी है। चीन में जब 10,000 केस थे तब रिकवरी रेट 2.3% था, जबकि 10,000 केस के साथ भारत का रिकवरी रेट 11% था। 40,000 केस पर चीन में रिकवरी रेट 9.25% रहा, जबकि भारत में यह 27% रहा। यह रिकवरी रेट चीन की तुलना में करीब 3 गुना अधिक है। 70,000 केस पर चीन में रिकवरी रेट 15% था, जबकि भारत में यह 31% रहा। हालांकि 80,000 के आंकड़े तक चीन का रिकवरी रेट 56% हो गया, जबकि भारत में रिकवरी रेट 34% रहा। अब भारत को हर रोज सामने आने वाले नए मामलों में गिरावट लाने की जरूरत होगी। लेकिन यहां यह भी आप ध्यान रखिए कि चीन ने बहुत सारे आंकड़ों को छुपाया है और हाल ही में जो वहां से एक रिपोर्ट लीक हुई है उसके अनुसार चीन में 84,000 नहीं बल्कि 6,40,000 लोग थे जो संक्रमित हुए थे। एक दिन आएगा जब चीन इस आंकड़े को भी स्वीकार करेगा, जैसे उसने बाकी आंकड़ों को अपडेट किया है। बहरहाल भारत में जो परिस्थितियां रही हैं उसका क्या कारण रहा है, क्योंकि लॉकडाउन लगाया गया, आपको अपने घरों से निकलने की मनाही थी, पर क्या लोगों ने इसका पालन किया ये पता लगाया जा सकता है कि किया या नहीं किया। किया तो किन इलाकों के लोगों ने किया, क्योंकि गूगल आपके मोबाइल के जरिए यह पता लगा सकता है कि आप कहां गए, किस समय गए, कब वापस लौटे। गूगल मोबिलिटी रिपोर्ट इसे कहते हैं और इसके जरिए कम से कम अभी दिल्ली ही सबसे अनुशासित नजर आ रही है। लॉकडाउन में जनता की गतिविधियों में सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की आवाजाही में कितनी गिरावट आई, ये जानने के लिए गूगल ने लोगों के लोकेशन डेटा को डिकोड किया और लॉकडाउन की तुलना सामान्य दिनों में होने वाली जनता की औसत आवाजाही से की गई। ये डेटा गूगल मैप्स जैसी एप्स के जरिए लोगों की डिवाइस से लिया जाता है। गूगल की मोबिलिटी रिपोर्ट में अगर 22 मार्च यानी जनता 7 मई तक का विश्लेषण किया जाए तो पता चलता है कि सामान्य दिनों की तुलना में रिटेल क्षेत्रों यानी बाजारों में लोगों की आवाजाही में 79% की गिरावट देखी गई। ट्रांजिट स्टेशंस यानी बसें और मेट्रो में 57% की गिरावट, किराने के सामान और फार्मेसीज में 31% की गिरावट और पार्कों में पब्लिक मूवमेंट में 59% की गिरावट देखी गई। वहीं रिहायशी इलाकों की आवाजाही में 26% की बढ़ोतरी देखी गई और ऑफिसेज में लोगों की आवाजाही में 56% की गिरावट देखी गई। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, दिल्ली, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, पंजाब और आंध्र प्रदेश जैसे ज्यादा केस वाले राज्यों में लोगों की आवाजाही में गिरावट तो हुई, लेकिन सबसे ज्यादा गिरावट दिल्ली में देखी गई। दिल्ली में प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर मूवमेंट में 85% की गिरावट देखी गई, जबकि राष्ट्रीय औसत 79% रहा। पश्चिम बंगाल ने लॉकडाउन के दूसरे चरण में जाकर यानी 14 अप्रैल से उसे गंभीरता से लेना शुरू किया। वहां लोगों की आवाजाही में 83% की गिरावट देखी गई। लॉकडाउन के पहले चरण में दिल्ली में हाट बाजार में पब्लिक मूवमेंट में 85% की गिरावट देखी गई थी। वहीं इस चरण में बंगाल में ये गिरावट मुश्किल से 68% ही थी। बंगाल की पब्लिक मूवमेंट में ये गिरावट जिन राज्यों का हमने विश्लेषण किया उसमें सबसे कम थी। इसका मतलब ये है कि लॉकडाउन 1 में बंगाल में शॉपिंग सेंटर्स में अन्य राज्यों के मुकाबले लोगों की आवाजाही ज्यादा थी। हालांकि लॉकडाउन के दूसरे चरण में जब बंगाल में केस बढ़ने लगे और प्रतिबंधों को गंभीरता से लागू किया गया तो वहां भी लोगों की आवाजाही कम हो गई। लॉकडाउन 1 में रिटेल क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही में औसत गिरावट 68% थी, वो लॉकडाउन 2 में 85% हो गई। दिल्ली में ही कामकाज वाली जगहों पर पब्लिक मूवमेंट में सबसे ज्यादा 77% गिरावट देखी गई। इस मामले में राष्ट्रीय औसत 56% का है, जबकि आंध्र प्रदेश में लोगों का दफ्तर जाना जारी रहा। वहां कार्यस्थलों में सिर्फ 43% की गिरावट देखी गई।
केंद्र ने किराना और दवाओं को आवश्यक सामान की श्रेणी में डाला था। लोगों को इससे सामान और दवा खरीदने की इजाजत थी। हालांकि किराना दुकानों और फार्मेसियों में भी लोग कम संख्या में आए। इस मामले में भी दिल्ली आगे रहा, जबकि उत्तर प्रदेश में लोगों की किराना और दवा के दुकानों से जुड़ी आदतें ज्यादा नहीं बदली। वहाँ लोगों की आवाजाही में मुश्किल से 24% की गिरावट आई, यानी यूपी वाले इन दुकानों पर लगातार जाते रहे। लॉकडाउन के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिर्फ आपातकालीन सेवाओं तक ही सीमित था। चूंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं था, इसलिए बस स्टॉप, मेट्रो और रेलवे स्टेशन में मूवमेंट कम हुआ और औसतन इसमें 57% की गिरावट हुई। देश का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क दिल्ली के पास है, जाहिर है इसीलिए यहाँ के आंकड़ों में ज्यादा गिरावट देखी गई, जबकि आंध्र प्रदेश में ट्रांजिट स्टेशंस की तरफ जाने वाले लोगों की आवाजाही में 50% की कमी ही हुई। न सिर्फ ट्रांजिट स्टेशंस बल्कि पार्क भी सूने रहे। लॉकडाउन में भारत में पार्कों के लिए लोगों की आवाजाही में औसतन 59% की गिरावट देखी गई। इस पैमाने पर भी दिल्ली के पार्कों में जनता की मूवमेंट में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई, जो औसतन 95% रही। 15 से 29 अप्रैल के बीच के डेटा से पता चलता है कि दिल्ली में पार्कों के लिए लोगों की आवाजाही में 98% की कमी हुई, लेकिन तमिलनाडु में स्थिति इससे उलट है। वहां पार्कों में लोगों की आवाजाही में केवल 39% की गिरावट आई। इस हिसाब से दिल्ली का प्रदर्शन बेहतर दिखता है। हालांकि पब्लिक मूवमेंट से जुड़े इन आंकड़ों के लिए एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ये लोगों की डिवाइसेस से लिए जाते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो सड़कों पर निकले हो सकते हैं, लेकिन ऐसे डिवाइस साथ नहीं रखते जिससे उनकी लोकेशन से जुड़े कोई निशान मिल पाए। फिर भी ये रिपोर्ट एक अंदाजा तो जरूर देती है। आज तक ब्यूरो। हालांकि अलग अलग राज्यों से आई तस्वीरें भी इस बात की तस्दीक करती हैं जो ये आंकड़े आज दिखा रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन के हर चरण के साथ एक तस्वीर जरूर हमारे सामने आती है, वो है मजदूरों के पलायन की। ये पहले लॉकडाउन के बाद से ही लगातार हम देखते रहे हैं किस तरीके से मजदूर बड़ी संख्या में निकलते हैं। आज लॉकडाउन 4 का पहला चरण था। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये गाजियाबाद की रही, जहां से आज 7 ट्रेनों को निकलना था और अचानक ये भीड़ आ गई। हालांकि वहां के डीएम का ये साफ तौर पर कहना था कि पड़ोसी राज्य दिल्ली से कई बसों में भर के लोग आए। बाद में हमने बातचीत भी की लोगों से और उन्होंने इसी बात को कहा कि उन्हें दिल्ली से बस में गाजियाबाद भेजा गया है, जो कि बिहार के रहने वाले थे, उड़ीसा के रहने वाले थे। बहरहाल शुरुआत में सुबह में ये तस्वीरें और शाम तक कैसी तस्वीर हुई, यानी कि 4 से 5 घंटे के भीतर वहां पर किस तरह की तस्वीर रही। क्या मजदूर अपने घरों में जा पाए, क्या मजदूर उन ट्रेनों को पकड़ पाए, क्या मजदूर जो पीछे रह गए उनके लिए कोई व्यवस्था है वहां पर। इन सारी चीजों का जायजा लेने के लिए मैं खुद गाजियाबाद की और वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग की। देखिए मेरी ये रिपोर्ट। लॉकडाउन 4 का पहला दिन है और गाजियाबाद के रामलीला मैदान में हम इस समय मौजूद हैं, जहां पर लंबी लाइनें लगी हुई हैं उनकी जो अपने घरों की तरफ वापस जाना चाहते हैं। यहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है? जी, मेरा रजिस्टर होने जा रहा है। तो आप लोग क्या क्या आपको दस्तावेज, क्या आधार कार्ड वगैरह रखना है? आधार कार्ड है जी, आधार कार्ड भी है और पहले मोबाइल से भी रजिस्टर करवा चुके थे। मोबाइल से करवा चुके? 3 बार करवा चुके, अभी तक आए नहीं है सर। तो अब यहाँ पर करवाएंगे तो यहाँ से आगे आप लोग निकल पाएंगे? जी 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 ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये खाना पानी वगैरह दिया जा रहा है? दिया जा रहा है, हाँ खाना दिया जा रहा है। खाना दिया जा रहा है। कहाँ निकलना है आपको? बिहार। बिहार जाना है आपको। आप कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार में कहाँ? किशनगंज। किशनगंज जाना है आपको। आपको कहाँ जाना है? बिहार खगड़िया जाना। खगड़िया जाने। कितने दिन से आप लोग कोशिश कर रहे हैं घर जाने की? कोशिश कर रहे हैं, 10 दिन से इधर नहीं जा पा रहे हैं। भागलपुर जाने के लिए ट्रेन नहीं है जी। तो फैक्ट्री में काम करते थे क्या यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे हम बेलदारी करते थे। अच्छा, तो अब काम नहीं है क्योंकि आज से चीजें खुल रही हैं यहाँ पे। आप क्या काम? हम तो पेंट का काम करते थे, दाढ़ी काम करते थे। मगर काम नहीं है, बिल्कुल काम ही नहीं है। कहाँ खोल रहे हैं काम? बोल रहे हैं कि खोलेंगे, खोलते ही नहीं है। तो ऐसा भी हो रहा है कि कई राज्यों से बॉर्डर पर छोड़ा जा रहा है। आप लोग सब यहाँ गाजियाबाद में काम करते थे या बाहर से आए हैं? हाँ, गाजियाबाद में। तो आप यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए? हाँ, रजिस्ट्रेशन चला रहे थे हम।
रिक्शा चलाते हैं? रिक्शा चला के वो जो खाने के लिए कुछ नहीं, लास्ट में रिक्शा ही बेच के खा गया। अब मेरे पास एक पैसे भी नहीं है, तो क्या करें आप? अब घर जाना चाहते से मरेंगे या तो भूख से मरेंगे। तो इस तरह की चीजें हैं। तो यहाँ पर आप लाइनें देखेंगे, अब इन्हें देखते हुए आपको एक समय के लिए ये लग सकता है कि सोशल डिस्टेंसिंग, लेकिन अब देखिए कि सोशल डिस्टेंसिंग कभी कभी जो है वो एक लग्जरी हो जाती है, जब लाइन की जो लंबाई है वो तकरीबन इतनी देखने को मिलती है। इतनी बड़ी संख्या में सब दिख भी रहे हैं, हमें अपनी आंखों के सामने ही दिख रहे हैं। तो यानी आप लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि एक तो इन लोगों को ये कन्विंस करना कि तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। क्या सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन हो रहा है, किसका हो रहा है और कैसे निकल रहा है? देखिए, एक पोर्टल हम लोगों ने लॉन्च किया था, ऐप लॉन्च किया था, और जिसमें ये अनुरोध किया था कि जो लोग अपने जहाँ जाना चाहते हैं उसमें उसको रजिस्टर करा लें। रजिस्ट्रेशन के बाद उनको मैसेज भेजा जाता है और टेलीफोन भी किया जाता है कि अब आपका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है, इस समय ट्रेन की उपलब्धता है, आप आ जाएं। लेकिन इसमें एक तो रजिस्ट्रेशन कराने वालों की संख्या कम है, और दूसरे जो लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं और उनके साथ साथ और भी बहुत से ज़्यादा लोग यहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन जैसे जो भीड़ का जो कैरेक्टर होता है और इनका पैसेंजर्स का जो कैरेक्टर, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। वो एक गंतव्य तक यात्रा करने के लिए आए हुए हैं और वो पूरी शांति बनाए हुए हैं। प्रशासन के साथ वो सहयोग भी कर रहे हैं। प्रशासन ने उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था कर रखी है। मदद के लिए सब आगे बढ़ रहे हैं। सिविल डिफेंस के कार्यकर्ता यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। और इसके साथ ही अगर आप ये बस देखें तो ये वो बस है जो स्टेशन जाने के लिए तैयार है। स्टेशन जाने के लिए ये बस तैयार है। बाकी लोग रजिस्ट्रेशन के लिए अभी लाइन में लगे हैं। कहाँ की ट्रेन निकल रही है? ये कहाँ की ट्रेन जा रही है? रक्सौल के लिए जा रही है। रक्सौल जा रही है। और आप सबको मिल गया है इसमें? रजिस्टर हो गया? हाँ जी, हो गया। रजिस्टर हो गए? रजिस्टर हो गए जाने रक्सौल? हो गया। कितना दिन से इंतजार कर रहे थे? 3 महीने से। 3 महीने? जब से लॉकडाउन है तब से? हाँ, तब से। तो अब खुशी है? हाँ, खुशी है। तो सुबह से लगातार ये कतारें आगे भी बढ़ रही हैं, लेकिन पीछे से रेला और आ जाता है। दरअसल इतने सारे लोग सड़क पर हैं और उत्तर प्रदेश में सीधा सीधा फरमान है कि मजदूरों को सड़क पर नहीं होना चाहिए, जहां पर भी हो उनके लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। तो जितनी भी ये बसें आप चारों तरफ देख रहे हैं, उन बसों में भर के सबको स्टेशन ले जाने की कार्रवाई हो रही है। एक बस में 70 व्यक्ति एक बार में सवार किए जा रहे हैं और किसी भी तरीके से व्यवस्था बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है। लॉकडाउन 4 के पहले दिन अगर ऐसी परिस्थिति दिख रही है जहां पर आर्थिक गतिविधियां शुरू होनी है, उसके बावजूद लोग चाहते हैं कि अपने अपने गांव की तरफ निकल जाएं, तो ये उनके मन का द्वंद्व भी साफ साफ दिखाता है। कैमरा पर्सन सईद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, गाजियाबाद, आज तक। तो जब सीधे तौर पर मैंने इनमें से एक मजदूर से सवाल पूछा कि आज से तो काम शुरू हो रहा है, आप गांव की तरफ जा रहे हैं, वहां पर कैसे कमा कर खाएंगे? तो उन्होंने कहा नून रोटी खाएंगे, लेकिन गांव में ही अब समय बिताएंगे। तो अब इतना समझ लीजिए कि वापस अर्थव्यवस्था की गाड़ी अगर चलनी है और इन्हें हम राष्ट्रधन कहते हैं, तो कैसे वो रिवर्स पलायन होगा, ये सबको देखना पड़ेगा। बहरहाल हम बात करते हैं कोरोना के खिलाफ लड़ाई की। हमारे देश में आर्थिक पैकेजों की घोषणा होती है, हमारे देश में रिसर्च, अनुसंधान सब कुछ चलते रहता है, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ एक तरह का अनुसंधान करता है, और वो ये कि किस तरीके से कश्मीर में वो गड़बड़ी फैला सके। पर भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना सब इसकी तैयारी करके रखते हैं। अब भारतीय वायुसेना जिस तरह की हलचल कश्मीर के बॉर्डर पर या फिर चीन से लगती हुई हमारी सीमा पर देख रहा है, बहुत सारे सवाल हैं उनसे पूछने के लिए। और ऐसे में हमारे संवाददाता मंजीत नेगी ने बात की है वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया से। सुनिए। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारतीय वायुसेना सरहद से लेकर देश के अंदर हर मोर्चे पर मुकाबला कर रही है। हमारे साथ बात करने के लिए वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की हरकतों से उसको ये आभास है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक की तर्ज पर वायुसेना कोई कार्रवाई कर सकती है, और उसके जो आतंकी कैंप है वहां पर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में, इसीलिए ये पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की गतिविधि बढ़ाई गई है। उन्होंने गतिविधि क्यों बढ़ाई वो उनके ऊपर है, बट जब भी कोई टेररिस्ट एक्ट हमारे सॉइल पे होता है तो उनको सावधान तो रहना पड़ेगा, उनको वरी करना पड़ेगा। हम कब एक्शन लेंगे, जब जरूरत होगी तब जरूर एक्शन लेंगे, पर जब तक वो आतंकवादी गतिविधियों का साथ देना बंद नहीं करते, तब तक उनको इस बात की चिंता करनी पड़ेगी कि हमारे एरिया में कोई भी टेररिस्ट एक्ट होता है तो उसका कुछ न कुछ जवाब होगा।
सेना लगातार कह रही है कि पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल की दूसरी तरफ बड़ी संख्या में टेररिस्ट कैंप और लॉन्च पैड मौजूद हैं जिस पर जो आतंकी हैं वो घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान इसीलिए इस तरह की अपनी एयर एक्टिविटी बढ़ा रहा है, साथ ही घुसपैठ की कोशिश भी कर रहा है। जहां तक कैंप्स का सवाल है उससे एयर एक्टिविटी का नॉर्मली कुछ रिलेशनशिप नहीं होता है, बट कैंप्स को हमारी आर्मी एंड सारी एजेंसीज क्लोजली मॉनिटर करती हैं, हमें पता है वहां क्या हो रहा है एंड जब कोई जरूरत पड़ी उस पर कुछ फॉलो अप एक्शन लेने की तो समय पे लिया जाएगा। आपको लगता है कि अगर ऐसे हालात होते हैं, खासतौर जिस तरह की हमने एयर स्ट्राइक बालाकोट के दौरान की थी, उस तरह की तैयारी वायुसेना की तरफ से मौका पड़ने पर की जाएगी? देखो, ऐसे किसी एक्शन की तैयारी हमारी 24/7 होती है, तो हमें कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं है। वेदर उसका ऐसा एक्शन लेना है कि नहीं लेना है, इट डिपेंड्स ऑन द एडवर्सरी। अगर वो कुछ गलत काम करेंगे तब ये ऐसे हालात पैदा होते हैं कि एक्शन हम लेंगे, अगर गलत काम नहीं करेंगे तो फिर उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक और हमारी जो सरहद है वहां पर चीन से लगने वाली, खासतौर हमने देखा कि हाल के दिनों में सिक्किम से लेकर लद्दाख और अब हिमाचल कुछ जगह पर चीन की सेना की तरफ से हेलीकॉप्टर और उनके इस तरह की गतिविधियां हमने मॉनिटर की हैं, उसको लेकर वायुसेना ने क्या कार्रवाई की है? देखो, ग्राउंड पे कुछ गतिविधियां हुई थी, हमारे सेनाध्यक्ष ने ऑलरेडी उस पर बयान दिया है एंड वेरी क्लियरली बताया है कि किस तरह की गतिविधियां थी, इसलिए इसको ज्यादा सीरियसली ऐसा अलग से देखना नहीं चाहिए। जो भी हम एक्टिविटी होती है इन टर्म्स ऑफ फ्लाइंग एक्टिविटी, एयरफोर्स बहुत क्लोजली मॉनिटर करती है एंड सब एनालाइज होता है एंड जब जरूरत पड़ती है तो उस पर एक्शन भी होता है। एक भरोसा आप देश को दिला सकते हैं कि दोनों जो सरहद है हमारी चीन और पाकिस्तान से लगने वाली, वहां पर किसी भी तरह की अगर कार्रवाई होती है तो उसको वायुसेना पूरी तरह से मॉनिटर करती है और जरूरत पड़ने पर एक्शन लेगी? बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल। एक सवाल सर, कोविड की लड़ाई के दौरान वायुसेना की भूमिका की अगर हम बात करें, किस तरह की का एक्शन रहा है, खासतौर से जो मदद पहुंचाने की बात रही है, मेडिकल और दूसरी तरह के जो साजो सामान वायुसेना ने पहुंचाया है, अभी आपके जो ऑपरेशन चल रहे हैं उनकी क्या स्थिति है? जहां तक कोविड टाइम में हमारे एक्शन का सवाल है, हमने जहां जहां से भी रिक्वायरमेंट आया, हमारे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स लगातार काम करते रहे हैं एंड सिर्फ कोविड टास्क में हमने कम से कम 500 सॉर्टीज कर दी हैं, सिर्फ कोविड टास्क में। उसमें चाहे लाइफलाइन उड़ान मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को सपोर्ट करने के लिए या किसी स्टेट गवर्नमेंट्स की रिक्वायरमेंट आई हो, कम से कम 21 स्टेट गवर्नमेंट्स को हमने सपोर्ट किया है। इस दौरान वेरियस एजेंसीज की रिक्वायरमेंट आई थी, गवर्नमेंट एजेंसीज की, फॉर मटेरियल मूवमेंट, फॉर मेडिकल सप्लाईज एटसेट्रा, वो सब काम किए, या बाहर से पैसेंजर्स लाने की जो जब समय था वो एक्शन किया गया। इसके साथ ही जितने भी हमारे एयर मेंटेनेंस टास्क थे आर्मी के लिए, चाहे वो लद्दाख एरिया में हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट में हो, जहां भी रिक्वायर्ड थे वो सारे पूरे किए गए। सो हमारे ट्रांसपोर्ट एंड हेलीकॉप्टर फ्लीट लगातार काम करते रहे हैं इस दौरान। हाल में केंद्र सरकार ने कोरोना की महामारी के बीच में एक बड़ा रिफॉर्म किया है, खास रक्षा क्षेत्र में 74% FDI को मंजूरी दी है। कितना बड़ा कदम मानते हैं इस दौर में इसको? ये जो सारे कदम अभी इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, ये बहुत बड़े कदम हैं, पर्टिकुलरली 74% FDI, और इसको देखा जाना चाहिए बाकी दूसरे कदम जो लिए गए हैं, जैसे MSMEs की सपोर्ट के लिए कदम उठाए गए हैं, उनकी डेफिनेशन में कुछ चेंजेस लाए गए हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की भूमिका पे कुछ डायरेक्शंस आए हैं एंड प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करने के लिए काफी स्टेप्स उठे हैं। सो जब सबको देखा जाए तो ये 74% FDI की अहमियत बहुत ज्यादा है, पर्टिकुलरली टू सपोर्ट प्राइवेट सेक्टर इन डिफेंस एंड एविएशन में तो इसका बहुत ही अहम इसका इफेक्ट रहेगा, बिकॉज एविएशन फील्ड बहुत टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल इंटेंसिव होता है, तो उसके हिसाब से बोथ टेक्नोलॉजी वाइज एंड एबिलिटी टू इन्वेस्ट वाइज, एबिलिटी टू स्टार्ट प्रोजेक्ट्स वाइज ये बहुत बड़ा कदम होगा। अमेरिका में एक वैक्सीन बनाई जा रही है मॉडर्ना कंपनी द्वारा, उम्मीदें कुछ बढ़ गई हैं वहां पर। क्यों बढ़ गई हैं, हम आपको जरा वो भी दिखा देते हैं, क्योंकि ये कोरोना के खिलाफ जो वैक्सीन है, जिसे लेकर ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि इस साल के अंत तक ये वैक्सीन बाजार में आ सकती है, उसी को लेकर जो तस्वीर हमारे सामने है वो कहती है कि कंपनी ने कहा है कि ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल के शुरुआती नतीजे सकारात्मक आए हैं और जुलाई में वैक्सीन के ट्रायल का तीसरा चरण शुरू हो जाएगा। अगर तीसरा चरण सफल रहा तो कंपनी वैक्सीन बनाने का लाइसेंस
हासिल करने के लिए अप्लाई कर सकेगी। मॉडर्ना पहली दवा कंपनी है जिसने अपनी आरएनए आधारित वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल किया है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।